नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं से पाठ 3 मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑर्गन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये एंजल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने पहला शोषक वर्ग जो शोषक संस्था है वह परिवार को बताया है तथा शोषित वर्ग महिला को बताया गया है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित जो एंजल्स ने पुस्तक लिखी है उसका नाम है ऑर्गन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, जिसमें उन्होंने पहली शोषक संस्था परिवार को तथा शोषित वर्ग महिला को बताया है। अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया। अतिरिक्त मूल्य मतलब उपयोगिता मूल्य पर विनिमय मूल्य का अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। इसका साधारण अर्थों में है उपयोगिता, जितनी उसमें लागत लगी है वो मूल्य और उसके बेचे गए मूल्य, जिस मूल्य पर जितनी उसकी लागत लगी है और उस पर उसको जिस मूल्य में बेचा गया है, जब उनमें जो मूल्य का अंतर है वह क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। मतलब किसी वस्तु को बनाने में लागत रखी 10 रुपए और उसको हम 12 रुपए में बेचते हैं, तो वह जो 2 रुपए है वह क्या कहलाएगा? उस वस्तु का अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के आधार पर होता है और किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो उसके ऊपर जो श्रम लगता है, जो उस पर जो खर्चा होता है उसके आधार पर लगता है। लेकिन बाजार में वह वस्तु ऊंचे दामों पर बेची जाती है। जैसे कि उसमें लागत लगी है 10 रुपए की, उसको 12 रुपए में बेचा जाएगा, तो जो उससे जो अतिरिक्त मूल्य जो वो 2 रुपए अतिरिक्त है वह क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य धन पूंजीपतियों की जेब में जाता है। जो अतिरिक्त मूल्य होता है वह किसकी जेब में जाता है? पूंजीपतियों की जेब में जाता है। पूंजीपतियों द्वारा बिना श्रम के प्राप्त यह पूंजी अतिरिक्त मूल्य है और पूंजीपति उस पर किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, लेकिन उन्हें बिना श्रम के जो ये पूंजी प्राप्त होती है यही क्या कहलाती है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया है श्रम मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स ने उसी से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे प्रभावित होकर किया है? तो रिकार्डो का सिद्धांत है श्रम मूल्य का सिद्धांत, उससे प्रभावित होकर मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की जो आलोचना बताई गई है वह शोषण का सिद्धांत की सारहीन जो सिद्धांत है वो कैसा है? शोषण का सिद्धांत है। इसमें अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। सिद्धांत की सारहीन, यह सिद्धांत सारहीन है। पूंजी की अवहेलना, इसमें पूंजी की अवहेलना हो रही है। मौलिकता का अभाव पाया गया है। सिद्धांत विरोधाभाव से युक्त है। अब आगे हम पढ़ेंगे अलगाव का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पांडुलिपियों में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया 1844 में। अलगाव का सिद्धांत मार्क्स ने कहाँ प्रस्तुत किया है? पांडुलिपियों में। कौन से सन में? 1844 में। नव मार्क्सवाद अलगाव के सिद्धांत से प्रभावित है और जो नव मार्क्सवाद है वह कौन से सिद्धांत से प्रभावित है? अलगाव के सिद्धांत से। तथ्य लुकास के द्वारा सर्वप्रथम सामने लाया गया और यह जो तथ्य है किसके द्वारा? लुकास के द्वारा सबसे पहले सामने लाया गया। यह कौन से सन में? 1923-24 में। अलगाव को 4 प्रकार से समझा जा सकता है। जो अलगाव का सिद्धांत है उसको 4 प्रकार से हम समझते हैं। उत्पादन प्रणाली से, पर्यावरण से, साथियों से और श्रम से। अलगाव के सिद्धांत को समझने के 4 प्रकार हैं। उत्पादन प्रणाली से, पर्यावरण से,
साथियों से और स्वयं से। बर्नस्टीन की पुस्तक है विकासवादी समाज, जिसकी रचना 1899 में की गई। कोस्टिक की पुस्तक है सर्वहारा की तानाशाही। जो बर्नस्टीन है उसकी पुस्तक का नाम क्या है? विकासवादी समाज, 1899 में। बहुत बार पुस्तकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। कोस्टिकी की पुस्तक सर्वहारा की तानाशाही। इन्होंने मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष, क्रांति व सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांतों को शांतिपूर्ण आधार पर अनुचित बताया है। जो इन्होंने मार्क्सवाद का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, क्रांति व सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांतों को क्या बताया है? शांतिपूर्ण आधारों पर अनुचित बताया है। अब राज्य संबंधी धारणा। मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही वर्ग विभेद है। राज्य की उत्पत्ति क्या है? वर्ग विभेद है। मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का यंत्र रहा है। मार्क्स किसका यंत्र रहा है? शोषण का। मार्क्स राज्य को क्या बताते हैं? शोषण का यंत्र बताते हैं, जिसके द्वारा शोषण किया जाता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राज्य व राज्य संबंधी धारणा की आलोचना। कि मार्क्स ने जो प्रतिपादित जो राज्य व शासन संबंधी धारणा प्रस्तुत की है, उसकी आलोचना इस प्रकार है। राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं बल्कि कैसा संगठन है? नैतिक संगठन है। वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर क्या है? मित्र है। राज्य अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी संस्था है। राज्य विलुप्त होने की धारणा कपोल कल्पित है। लोकतंत्र जो राज्य है उसमें विलुप्त होने की धारणा केवल क्या है? एक कल्पना मात्र है। राज्य अस्थायी संस्था नहीं है बल्कि क्या है? एक स्थायी संस्था है। ये राज्य संबंधी आलोचना है। लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवाद की धारणा कि लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवाद के क्या विचार हैं, उनकी क्या धारणा है। तो मार्क्स लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों को शोषित वर्ग के शोषण का साधन मानता है। मार्क्स क्या मानता है कि लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों को ही शोषित वर्ग के शोषण का, कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसका शोषण किसके माध्यम से हो रहा है? लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के माध्यम से। तो उन तीनों को साधन मानता है किसका? शोषण करने का। धर्म को मार्क्स ने अफीम की संज्ञा प्रदान की है। जो धर्म है उसको मार्क्स किसकी संज्ञा प्रदान करता है? अफीम की। ये पूछ लिया जाता है कि मार्क्स ने धर्म को किसकी संज्ञा दी है, तो मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है, क्योंकि उसके अनुसार धर्म श्रमिकों का शोषण करता है। धर्म क्या करता है? श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स राष्ट्रवाद की अवधारणा को व्यर्थ बताता है, और मार्क्स साथ ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको भी क्या बताते हैं? व्यर्थ बताते हैं।